नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा है। मैं प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी हूँ और डायरेक्टर हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज न्यू दिल्ली में, जो कि कंट्री का बहुत बड़ा न्यूरो साइकेट्रिक हॉस्पिटल है। मैं पार्किंसन डिजीज का स्पेशलिस्ट हूँ और मूवमेंट डिसऑर्डर फेलोशिप किया है ऑस्ट्रेलिया से 2007 से 2009 के बीच में। और मैं तकरीबन हर हफ्ते 50 से 60 पेशेंट देखता हूँ पार्किंसन डिजीज के। और आप जैसे लोग मेरे पास आते हैं ना केवल डायग्नोसिस के लिए बट सेकंड ओपिनियन के लिए और मैनेजमेंट के लिए। तो लेमैन के लिए पार्किंसन डिजीज जो है एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स है। मतलब कि ये उम्र के साथ साथ जो है हमारे ब्रेन्स के जो सेल हैं, जो एक केमिकल डोपामिन प्रोड्यूस करते हैं, उन सेल्स की कमी की वजह से डोपामिन की कमी होती है। उन सेल की नेचुरल क्षमता कम होती है डोपामिन प्रोड्यूस करने में, और उससे डोपामिन की डेफिशिएंसी होती है और पार्किंसन के लक्षण आते हैं। जो लक्षण हैं पार्किंसन के, मेनली वो चार तरीके से हम बोलते हैं। एक तो यह है कि हाथ की कंपन जो एक हाथ से शुरू होती है, फिर दूसरे हाथ में भी आ सकती है, उसी साइड के लेग में आ सकती है, और दोनों हाथों दोनों टांगों में भी हो सकती है। और ये कंपन जो है खासकर जब हम रेस्टिंग स्टेज में रहते हैं, उस स्टेज में जो है कंपन ज़्यादा होती है, और खुद की बजाय दूसरे लोग फैमिली के मेंबर्स भी नोटिस करते हैं। जो दूसरा मेन लक्षण है वो ये अकड़न का है कि शरीर में अकड़न आती है, टाइटनेस आती है, और कभी कभार जो है पेन भी हो सकती है उस वजह से। और ये मेन लक्षण है जो मरीज को लेके आता है हॉस्पिटल में। और तीसरा जो लक्षण है वो है स्लोनेस, कि आपकी धीमी गति जो है, जो आपकी चलने की क्षमता है, जो गति है वो धीरे हो सकती है। आम आपके रोज के कामों में धीमापन आ सकता है, जैसे आप शेव करते हैं, जैसे आप बटन बंद करते हैं, जैसे आप खाना खाते हैं। तो जब नॉर्मली समय लगता है उससे ज़्यादा समय लगता है और आप हर कामों में स्लो होते हैं। और इसके साथ साथ जो है समय ज़्यादा लगने की वजह से भी लोग परेशान होते हैं कि अब आपकी स्लोनेस है, और वो उम्र के हिसाब से ज़्यादा स्लोनेस है। कुछ तो उम्र के हिसाब से वैसे भी स्लोपन आता है, लेकिन पार्किंसंस के पेशेंट में ये स्लोनेस होना ज़्यादा ज़्यादा नज़र आता है। और चौथा और जो लास्ट सिम्टम जो है वो है इम्बैलेंस या पोस्चरल इम्बैलेंस, जिसमें आपका बैलेंस जो है वो बिगड़ता है या कमज़ोर होता है, और आपको इम्बैलेंस में, लड़खड़ाने में और चलने में दिक्कत हो सकती है, और शरीर आगे की तरफ झुक सकता है या साइड में हो सकता है। तो ये जो चार लक्षण मैंने आपको बताए हैं, जिसको एक्रोनियम में हम ट्रैप बोलते हैं, TRAP, टी फॉर ट्रेमर, आर फॉर रिजिडिटी, ए फॉर एकाइनिजिया और रेडिकाइनिजिया, और पी फॉर पोस्चरल इम्बैलेंस। तो ये चार मेन लक्षण हैं। इसके अलावा जो हम पार्किंसंस होने से पहले भी लक्षण हो सकते हैं, उनमें स्मेल की शक्ति जो है, क्षमता जो है, सूंघने की जो क्षमता है वो कम हो सकती है। और रात को आपको भयानक सपने आ सकते हैं, या सपनों में आप या नींद में आप टांगे चलती हैं, या ऐसी जो बीमारी है जिसको हम RBD बोलते हैं, रैम स्लीप डिसऑर्डर जो है, रैम बिहेवियर स्लीप डिसऑर्डर, ये भी एक लक्षण है जो पार्किंसन होने से पहले भी हो सकता है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, वो भी एक लक्षण हो सकता है। तो बैक पेन है, अलग अलग जगह पे पेन होना, जोड़ों में दर्द होना, कई बार पेशेंट जो है रूमेटोलॉजिस्ट के पास भी जा सकता है, जिससे जो है लक्षण जो है मास्क हो सकते हैं आपकी शुरुआत में, लेकिन बाद में जो मैंने जैसे कि बताया चार लक्षण, कंपन का, टाइटनेस का, स्लोनेस का और इम्बैलेंस का, ये तो आते ही हैं, और ये इम्पॉर्टेंट है डायग्नोस्टिक्स के लिए। इसके अलावा जब हम पार्किंसंस को डायग्नोस करते हैं, जो मेनली क्लिनिकल डायग्नोसिस है, ऐसा कोई टेस्ट नहीं है ब्लड में, और ऐसा कोई और टेस्ट हो जिसे हम कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन आजकल रिसर्च में नए नए रिसर्च साइंस बता रही है, जिसमें हो सकता है कि आने वाले 5 से 10 वर्षों में कोई स्पेसिफिक टेस्ट भी आ जाए, जिससे हम पता कर सकें कि ये पार्किंसन है या कोई और बीमारी है। अभी जो टेस्ट है हमारे पास वो ये बताते हैं कि क्या पार्किंसन है, इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज जो मेन पार्किंसन डिजीज है, या पार्किंसन से मिलते जुलते और बीमारियां हैं, जिनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं MRI से और दूसरे टेस्ट से, जिनसे हम पता लगता है कि ये सिर्फ पार्किंसन है, जिसको हम IPD बोलते हैं, जो जेम्स पार्किंसन के नाम से बीमारी मशहूर है। और जेम्स पार्किंसन एक लंदन के बहुत बड़े GP थे, और उन्होंने ये नाम दिया था, और उसके नाम से ये बीमारी है। जब पार्किंसंस की हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो शुरुआती 5 से 10 सालों में बहुत अच्छा इफेक्ट आता है दवाइयों का। जो डोपामिन की डेफिशिएंसी है वो बाहर से हम डोपामिन रिप्लेसमेंट के लिए देते हैं, और बहुत अच्छी दवाइयां हैं। लिवोडोपा जो अब 60-70 साल से हम यूज कर रहे हैं, वो मेन स्टे है ट्रीटमेंट का। और वही जो एक ट्रीटमेंट है जो बड़ी स्पेसिफिक कंट्रोल करती है, इसका भी क्योर नहीं है हमारे पास, लेकिन जो लक्षण है इसको हम उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। डोपामिनर्जिक रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट जिसको हम बोलते हैं, कि जिस चीज़ की कमी है उसको हम बाहर से देते हैं,
और वो अलग अलग टाइप की हमारे पास दवाइयाँ हैं। लीवोडोपा के अलावा डोपामिन एगोनिस्ट जिसको हम बोलते हैं, जो डोपामिन से मिलती जुलती दवाइयाँ हैं। और भी हैं जो अकड़न को कम करती हैं या आरबीडी को कम करती हैं। तो ये सब दवाइयाँ बहुत अच्छे तरीके से काम करती हैं शुरुआती दिनों में, शुरुआती वर्षों में, जिसको हम हनीमून पीरियड भी बोलते हैं। और फिर कुछ वर्षों के बाद कुछ बीमारी की वजह से और कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट्स की वजह से इन दवाइयों का असर धीरे धीरे कम होता है या और कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जिसको हम डिस्काइनेसिया बोलते हैं, या ज़्यादा मूवमेंट्स हो जाती हैं। तो वो भी एक कॉम्प्लिकेशन है। दवाइयों का असर देर से होना, कम होना, थोड़ी देर के लिए रहना, ये सब मोटर फ्लक्चुएशंस हैं। इसके साथ साथ डिस्काइनेसिया, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सेसिव मूवमेंट्स भी हो सकते हैं, और ये एडवांस पार्किंसन डिजीज के लक्षण हैं। और उसकी मैनेजमेंट बहुत एक स्किल्ड मूवमेंट डिसऑर्डर न्यूरोलॉजिस्ट से करानी चाहिए, और स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट एडवाइस के तहत ही आगे इलाज होना चाहिए। पेशेंट्स पर्सपेक्टिव के लिहाज से मैं दो चीज़ें बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो डाइट का खास ख्याल रखना चाहिए। लीवोडोपा खासकर जब हम लेते हैं शुरुआत में, भोजन के साथ ले सकते हैं, लेकिन आइडली हमें खाली पेट लेनी चाहिए, क्योंकि उसके अब्जॉर्प्शन में दिक्कत हो सकती है। और जब आप लेते हैं लीवोडोपा की टैबलेट्स, तो फिर हमें हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेनी चाहिए, और दूध जैसी चीज़ें हैं जो हैं वो भी अवॉइड करना चाहिए दवाई के साथ साथ। बाद में आप ले सकते हैं, लेकिन दवाई के साथ मत लें। और प्रोटीन्स की मात्रा भी रिस्ट्रिक्ट रखें, और रेगुलरली फिजिकल एक्सरसाइज करें। और आजकल हम ये कहते हैं कि जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी आप रिहैब स्पेशलिस्ट के पास जाएं और रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करें। और उससे क्या है कि आपका बैलेंस भी अच्छा रहेगा, आपकी जो स्लोनेस है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगी। और ये एक न्यूरो प्रोटेक्टिव का भी काम करती है एक्सरसाइज जो है। और अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज हम जो है प्रेस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को, चाहे वो बैलेंस के इम्प्रूव करने की हो, चाहे वो स्लोनेस के लिए हो, चाहे वो अकड़न के लिए। तो नॉन फार्मेकोलॉजिकल मेथड्स जो हैं, क्या मतलब कि जो दवाई के अलावा जो सप्लीमेंट्री हमारे तरीके हैं बीमारी को ठीक करने के, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इक्वली इंपॉर्टेंट है, जितना दवाई है उतना ही इंपॉर्टेंट है डाइट और आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है और जो रिहैब है। उसके लिए हम रेफर करते हैं रिहैब फिजिशियंस को, रिहैब थेरेपिस्ट को। और मेरी ये आपसे राय होगी कि आप जितना जल्दी रिहैब फिजिशियंस के पास या रिहैब थेरेपिस्ट के पास जाएं, उतना जल्दी आपको इफेक्ट आएगा, और उतना लंबा आपका पार्किंसन का जो समय है, 20 से 25 वर्ष तक हम जो है जर्नी इकट्ठे व्यतीत करते हैं, डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट और पेशेंट्स। ये एक ज्वाइंट इंटर मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट जो हम जिसको हम बोलते हैं, ये सबका योगदान रहता है, आपका भी, हमारा भी, और रिहैब प्रोफेशनल्स का भी। तो ये मिलजुल कर जो है ट्रीटमेंट, हम डिसीजन भी लेते हैं और उसी हिसाब से आगे चलते हैं। और अर्ली एट द अर्लीस्ट लेवल पे हम जो है एडवाइस देते हैं कि आप रिहैब फिजिशियंस, रिहैब थेरेपिस्ट की सलाह लें और उनके हिसाब से चलें। धन्यवाद।